हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। किसी भी हालात में कुछ दिन रह गए हैं, काफ़ी जोर लगा करके मेहनत करने हैं, सीरियस होकर के मेहनत करने हैं और अच्छे करने हैं। तो हम लोग अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें पिछला फर्स्ट सेशन में हमने इसमें कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज हम लोग बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का फर्दर क्या होता है हमारे एज ए जेनेटिक मटेरियल, जैसे है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन सा वह मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वह कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने में मदद करता है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि वह क्या है, वह है डीएनए। तो डीएनए जो कि इतना छोटा सा पार्टिकल है, छोटा मॉलिक्यूल कहा जाए इसको, ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, क्रोमोजोम्स का रूप लेते हैं। क्रोमोजोम्स और फर्दर जो है इसमें क्या स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इस पर हमारी विशेष जोड़ रहेगी। इसके साथ और क्या चीज हो सकता है जेनेटिक मटेरियल होने के चांसेस, उस पर हमारा दबाव होगा। दैट मीन्स कि आरएनए, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं होगा, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा। लेकिन उससे पहले अब हम लोग जब डीएनए की बात कर रहे हैं तो उनकी पैकेजिंग की बात करें बच्चे। अब सपोज कर लीजिए कि अगर सब मान लिया जाए, देखिए ये है आपके सामने A4 साइज के 1, 2, 3, 4 और 5 पेजेस हैं। इनको अगर हम कहें कि इस छोटे से इन्वेलप में डाल दीजिए, इज इट पॉसिबल? यस, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज? अगर सपोज कि हम इसमें डालने की कोशिश करें इसको, दैट वुड नॉट बी हैपेंड। लेकिन अगर हम इसी को फोल्ड कर दें इस तरह से, फोल्ड करने के बाद अब हम इसको आसानी से इसके अंदर में डाल सकते हैं। इसके अंदर में ये डाला जा सकता है। ये देखिए, is it likewise डीएनए अगर जोड़ दिया जाए सारे डीएनए को, एक कहा जाता है कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ बेसेस है उसको अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल में, एक न्यूक्लियस में जो डीएनए का मोरलेस एवरेज लेंथ होता है वो 2 मीटर का होता है। कितने का होता है? 2 मीटर का। अब बताइए, एक तो सेल ही नहीं दिखता है, सेल के अंदर में क्या चीज, न्यूक्लियस, वो बड़ा मुश्किल से दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप, और उस न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम, ये देखना अब कहाँ संभव है साधारण माइक्रोस्कोप के माध्यम से। और उस क्रोमोजोम के अंदर में ये डीएनए होता है, और उसका लेंथ हम बता रहे हैं एक न्यूक्लियस में कितना, मोर एंड लेस जो है 2 मीटर लेंथ के होते हैं। अब बताइए 2 मीटर लेंथ वाले डीएनए को आप कैसे उसमें डालेंगे? तो इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फोल्डिंग। तो बच्चे आप हमारी बात समझ रहे होंगे, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हम लोग आज इसी पर बात करते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी। अब देखिए, हमने इसमें पैकिंग किया, अगर सपोज कर लीजिए हम अगर इसको ऐसे पैक कर रखते हैं तो ये गिरने के बाद क्या होगा, ये जो है देखिए फिर कभी ऐसे भी हो सकता है, तब तो फिर जगह का मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इसका शेप जो है अनफिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है। तो बच्चों, डीएनए को भी फोल्ड करने के लिए
उसके शेप को फिक्स्ड करने के लिए इसके जैसा किसी मटेरियल की जरूरत होती है। अंतर यहाँ यही है कि हमने इसके अंदर में डाल दिया, और हम लोग जो बात करेंगे वो थोड़ा सा कुछ अलग होगा। तो कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है, इस पर बात करते हैं बच्चे। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं डीएनए, यहां लिखते हैं डीएनए, और पैक्ड विथ, किसके साथ ये इसका पैकिंग होता है। तो बच्चों हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते हैं, वो खास तरह के प्रोटीन होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और उन हिस्टोन प्रोटीन्स के 8 मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल करके कोर पार्टिकल का निर्माण करते हैं, कोर पार्टिकल का निर्माण करते हैं। और उस कोर पार्टिकल के चारों तरफ में ये डीएनए 1.75 टर्न लेफ्ट हैंडेड फैशन में उनके ऊपर रैप्ड होता है। तो देखिए बात करते हैं पैक्ड विथ, डीएनए किसके साथ पैक्ड होगा, कोर ऑफ हिस्टोन्स ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कहे भाई, क्योंकि वो हिस्टोन क्या है, एक तरह के प्रोटीन्स हैं, और ऑक्टामर्स का मतलब 8 मॉलिक्यूल्स। इन प्रोटीन्स के 8 मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्रीगेट हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं क्या चीज, हिस्टोन ऑक्टामर्स कहते हैं। बच्चों एक चीज बात आपको पहले से पता होगा कि डीएनए जो होता है वो किस तरह का चार्जिंग होता है मालूम है, ये निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। डीएनए कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, निगेटिव चार्ज्ड होते हैं, और इन एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इनको पैक्ड होने के लिए जस्ट इसी का अपोजिट चार्ज वाला कोई मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। मतलब कि ये जो कोर प्रोटीन्स होते हैं ये निगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं, और ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये देखिए यहां से सवाल जो है 2023 में दिया गया था नीट वाला में, कि इसका नेचर जो है बेसिक क्यों होता है। तो बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइक कौन से, कुछ रिकॉल करेंगे आप लोग, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो बेसिक नेचर होता है बच्चों। इस प्रोटीन्स में यानी कि ऑक्टामर प्रोटीन जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स में इनकी मात्रा जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से ये स्पेशल एक अलग तरह का प्रोटीन हुआ। ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं यानी कि कुछ हट करके अलग है, इसलिए ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और बेसिक होंगे। इनके ऊपर
ये डीएनए रैप करता है, और रैप करने के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो वह स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में इनके ऊपर ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर क्या चीज है, रैप्ड हैं। तो इसका हम लेबलिंग कर दें, लेबलिंग में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये डीएनए है, और ये क्या चीज है, हिस्टोन्स, ऑक्टामर्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, या कोर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, कोर हिस्टोन्स भी कह सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक, ये डीएनए की कितना लेंथ होता है इस पर भी बात करते हैं। तो बच्चों इसके 200 बेस पेयर्स होते हैं। इनमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं। और ये टर्न कितना है, 1.75 टर्न्स होते हैं, 1.75 टर्न्स ऑन क्या चीज, ऑक्टामर्स ऑफ हिस्टोन्स। और इस पूरे, अच्छा, दोनों ये जो डीएनए है, डीएनए के जो एक्सटर्नल, जो इस कहा जाए कि कोर से बाहर निकले हुए हैं, इनको भी जोड़ने वाला एक खास तरह का प्रोटीन होता है। इसको हम लोग H1 प्रोटीन कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, H1 प्रोटीन या H1 हिस्टोन का है, H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन का है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बच्चों कहते हैं क्या चीज, न्यूक्लियोसोम। अर्थात ये हम लोग कह लें स्ट्रक्चर ऑफ, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। अब यही न्यूक्लियोसोम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम क्या करेगा। ढेर सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़ते हैं, और तब वह स्ट्रक्चर कैसा तैयार होता है, ध्यान दीजिए, वह स्ट्रक्चर तैयार होगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक। अब जैसे सपोज कर लीजिए, ये हो गए क्या चीज, न्यूक्लियोसोम्स, ये ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स हो गए। और ये न्यूक्लियोसोम्स कुछ अलग तरह के डीएनए से लिंक्ड हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये न्यूक्लियोसोम्स हो गए, न्यूक्लियोसोम्स। और ये लिंकर डीएनए कहते हैं, इनको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। यानी कि जो दो न्यूक्लियोसोम्स को, कंटिन्यूअस दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर डीएनए कहते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे क्रोमैटिन, स्ट्रक्चर ऑफ
क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर भी कह सकते हैं। अब बच्चे बात करना है हमें कि ये क्रोमेटिन्स होते कितने तरह के हों। ये क्रोमेटिन्स जो बच्चे दो तरह के हो सकते हैं। ये क्रोमेटिन्स दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? एक को हम लोग कहते हैं एग्जाम पर्पस से हम जो बात कर रहे हैं, हम एक एक जो है केवल एग्जामिनेशन पर्पस की बात कर रहे हैं बच्चों, इस पर ध्यान देना है। एक को हम लोग कहते हैं यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। देखिए एक्चुअली यह क्रोमेटिन्स जो हैं ये बनने के लिए जब न्यूक्लियोसोम्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन्स बनाते हैं, क्रोमेटिन्स। और क्रोमेटिन्स जो है फर्दर जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड्स बनते हैं। और क्रोमेटिड्स से बनते हैं क्या चीज? क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इनकी फर्दर ऑर्गेनाइजेशन से आपको बताया जाए कि इनके फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के लिए खास तरह का प्रोटीन की जरूरत होती है जिसको हम लोग नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। अर्थात कि हम लोग ये बात करें कि फर्दर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन्स नीड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, ये इसको हम लोग कहते हैं NHC। क्या नाम देंगे हम लोग इनको? NHC, NHC प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग फर्दर बात कर रहे हैं कि क्रोमेटिन्स जो बताया कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन्स होते हैं, ये दो तरह के कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे बात किया जाए कि जब ये इनकी पैकिंग फर्दर जब होती है तो हायर ऑर्गेनाइजेशन में, हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये कभी कभार कहीं लूज पैक्ड होता है और कहीं टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। तो जो पार्ट जो होता है लूजली पैक्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं यू क्रोमेटिन, और जो टाइटली पैक्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ये हायर ऑर्गेनिजम्स में कहीं पर यूक्रोमेटिन्स भी हो सकता है, ये पैकिंग जो होगी उनकी उसमें कहीं यूक्रोमेटिन्स भी हो सकते हैं और कहीं क्या चीज टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं। तो यूक्रोमेटिन्स वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? लूजली पैक्ड होता है बच्चों। ये कैसे होंगे? लूजली पैक्ड, ये लूजली पैक्ड होंगे। और अगर इनकी स्टेनिंग किया जाए तो ये लाइट स्टेन होंगे, स्टेन लाइट। ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। और तीसरा चीज कि ये ट्रांसक्रिप्शन, चूंकि डीएनए है तो हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा में बात किए थे कि इंफॉर्मेशन कैसे पास होते हैं। जो व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज कोडेड बाय ए डीएनए इज पास टू द आरएनए and then from RNA it is passed in the form of proteins। यही है सेंट्रल डॉगमा। यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये यूनिट जो होता है यू क्रोमेटिन वाला, वो ट्रांसक्रिप्शनली जो होगा एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये जस्ट ये अपोजिट होता है बच्चों। यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, और स्टेन
डार्क, और तीसरा चीज ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो ये बात जानना है बच्चों, यही रही आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में। अब अगली टॉपिक हम लोग बात करते हैं बच्चों कि इतना तो बात हो गया, अब हम लोग ये बात पर चर्चा करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज कि जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, तो इसकी खोज करनी की जाने लगी। इससे पहले 1926 तक ग्रिगर मेंडल, सॉटन, बॉबेरी, इन लोगों के खोज से ये तो पता चल चुका था कि भाई क्रोमोजोम नाम का कोई बॉडी है और इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी पता चल चुका था 1926 तक। लेकिन अब इसमें ये नहीं पता था कि कौन सा केमिकल्स, यानी कि प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है। तो इसमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को ये एक्सपेरिमेंट जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के आधार पर दिया गया है। ट्रांसफॉर्मिंग क्या है, क्या चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। एक खास तरह के एक बैक्टीरिया पर उन्होंने काम किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया का नाम आप लोग जानते होंगे, न्यूमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है बच्चे। न्यूमोनिया ये ह्यूमन बीइंग में ये काफी वायरुलेंट होते हैं। इनसे क्या होता है, न्यूमोनिया नाम की बीमारी होती है। इन्होंने कल्चर किया कुछ बैक्टीरिया को, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को, तो उनको दो तरह के स्ट्रेन्स का पता चला। ये कौन से स्ट्रेन्स है भाई, कल्चर मीडियम में जब उनको ये कल्चर किए, ग्रो करा रहे थे, तो इनको दो तरह के स्ट्रेन्स का पता चला। एक को उन्होंने कहा एस स्ट्रेन और दूसरे को कहा उनको आर स्ट्रेन कहा। एस से मतलब क्या होता है, स्मूथ एंड शाइनी, मतलब ऐसे स्ट्रेन के जो कवरिंग थे ये म्यूकस से कवर्ड था और वह स्मूथ और शाइनी था। यानी कि ये कह सकते हैं कि इनमें स्मूथ एंड शाइनी कवरिंग ऑफ म्यूकस मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड जिसके चलते वो सरफेस कैसा दिखता था, स्मूथ दिखता था और शाइनी दिखता था। जबकि ये म्यूकस का कवरिंग जो है आर स्ट्रेन में नहीं रहा, तो ये कैसा दिखता था, रफ दिखता था, रफ अपीयरेंस था और इसमें म्यूकस कोटिंग एब्सेंट था। और तीसरी चीज, ये डेवलप द डिजीज न्यूमोनिया। ये हम कह सकते हैं कि डज नॉट कॉज
न्यूमोनिया। ये दो स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। ये अगर आपने समझ लिया कि इनमें क्या चीज है, तो बात अब हम करते हैं क्या चीज कि उनमें क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। लोग बात कर रहे थे कि फ्रेडरिक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें हमने डिस्कस करने हैं दो केसेस। पहला केस में क्या किया कि उसने इस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कर दिया। भाई जैसे कि आपको बताया कि इस स्ट्रेन जो है वायरुलेंट है, मतलब वह डिजीज कॉजिंग है, न्यूमोनिक है। वो न्यूमोनिया कॉज किया और माइस मर गया। आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया तो माइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस जिंदा ही रहा, क्योंकि हमने आपको बताया कि आर स्ट्रेन जो होता है वायरुलेंट नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट से यह साफ हो गया। अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि इस एस स्ट्रेन को किल कर दिए। कैसे? हीट कर दिए। इस बैक्टीरिया को क्या किया उन्होंने? किल कर दिया। कैसे? हीट करके। और तब उसको माइस में इंजेक्ट किया तो देखा गया क्या चीज कि माइस मरा नहीं, वो जिंदा रह गया। अब फिर एक अगला एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि इसी एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिला करके, देखिए एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है दिया गया माइस को, तो माइस एलाइव है। आर स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस एलाइव है। लेकिन इन दोनों को मिक्स करके और माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस क्या हो गया? डाई कर गया। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? अब देखिए क्या होता है, इसका क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन है बच्चों कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है इस एस स्ट्रेन में, कुछ ऐसा जरूर है जो कि आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन में। वो अपने खुद नहीं कर पाया, और जब इसको हीट से किल्ड कर दिया गया तो इसका प्रभाव खत्म हो गया, प्रभाव इसका खत्म हो गया। लेकिन इसमें कुछ ऐसा जरूर बचा हुआ है जो आर स्ट्रेन को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया ऐसी स्थिति में जिससे कि माइस डाई होने लगा और आगे बढ़े। मतलब कि इस एस स्ट्रेन में वो वायरुलेंट करने वाला क्या सपोज किया जा सकता है कि जो स्मूथ शाइनिंग कोटिंग है, जो पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है, वह तो एस स्ट्रेन में ही देखा गया था, वह आर स्ट्रेन में नहीं देखा गया। दोनों में डिफरेंस एक ही आपको बताया गया था। जब डिफरेंस हमने लिखा था तो हमने आपको यही बताया कि एस स्ट्रेन में स्मूथ शाइनी कोटिंग होता है पॉलीसैकेराइड्स का, और आर स्ट्रेन में वह एब्सेंट होता है। मतलब हो ना हो कहीं वही जो है इसको वायरुलेंट बना रहा हो। तो उन्होंने कंक्लूड क्या किया कि वही चीज, यानी कि एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा चीज है जो आर स्ट्रेन को क्या कर दिया? उसको वायरुलेंट बना दिया बाय द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑन इट्स आउटर कवरिंग। दैट मीन्स कि मेकिंग इट ए स्मूथ एंड शाइनी कोटिंग ऑफ such bacteria and make it virulent for the mice. ये इतनी बातें उन्होंने कर तो दिए, लेकिन इसका केमिकल एनालिसिस उन्होंने कर नहीं पाए। ये केमिकल एनालिसिस इसका कर नहीं पाए। तो अब केमिकल एनालिसिस जब करने में सफल नहीं रहे तो फिर इसको कोई बात माना नहीं। तो इसको अब और आगे कौन बढ़ाता है? इसको बढ़ाते हैं और कुछ लोग कि भाई क्या इसका केमिकल नेचर है। तो अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं।
तो बात कर रहे थे कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर का पता नहीं चला कि कौन सा मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है। तो इस बात को कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया, मैकलियोड, मैककार्टी और एवरी 1933 से 44 तक इस पर उन्होंने लगातार काम किया। और उसका मेन थीम था क्या चीज कि जो भी हीट किल्ड स्ट्रेन जो था, यानी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया और हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था उस स्ट्रेन का प्यूरिफिकेशन किया उन्होंने। प्यूरिफिकेशन करके एक्सट्रैक्शन किए तो 3 तरह के कंपाउंड्स मिले, मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिले, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए मिले। अब उन्होंने क्या किया कि इन डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने किया क्या चीज कि पहले प्रोटीन को आर स्ट्रेन्स के साथ कल्चर मीडियम में ग्रो कराए, इस प्रोटीन को आर स्ट्रेन के साथ ऐड करके उनको ग्रो कराए, तो आर स्ट्रेन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं मिला उनको। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनए के साथ, इस डीएनए को आर स्ट्रेन के साथ ग्रो कराए, कल्चर्ड कराए, तो पाए क्या चीज कि वह आर स्ट्रेन अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस स्ट्रेन में। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा वैसा ही, जब उसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि डीएनए के साथ जो जिसको कल्चर्ड किया गया उस आर स्ट्रेन को अब इंजेक्ट किया जाता है माइस में, तो क्या चीज, माइस का डेथ हो जाता है। अर्थात यहां से पता चला कि आर स्ट्रेन अब एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यही एक्सपेरिमेंट फिर आरएनए के साथ किया गया, तो आर स्ट्रेन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं मिला। तो यहां पर एक कंक्लूजन मिल गया क्या चीज कि इन तीनों में से वहां जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है, डीएनए है, जो कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या चीज करता है, इनहेरिट करता है, ट्रांसफर करता है। कहां ट्रांसफर किया, यानी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आर स्ट्रेन को पास किया और आर स्ट्रेन अब बन गया क्या चीज, एस स्ट्रेन बन गया है। तो इससे इस मैकलियोड, मैककार्टी और एवरी के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसको उन्होंने एक दूसरे तरह से भी प्रूफ करने की कोशिश किया, यानी कि हीट किल्ड जो भी ये मटेरियल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए, इनको किया क्या चीज कि एक कल्चर मीडियम में ऐड किए, एक एक करके जो है एक कल्चर मीडियम में ऐड किए और उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दिया। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ये देखो ये तीनों है। यानी कि आप इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि एक कल्चर मीडियम लिया गया, इस कल्चर मीडियम में इस हीट किल्ड प्रोटीन्स को लिया गया, HKP, और इसमें आर स्ट्रेन को डाल दिया गया। इसको क्या चीज किया गया, इसमें प्रोटीन भी लिया गया, डीएनए भी लिया गया और आरएनए भी लिया गया। अब इसमें केवल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, यानी कि प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको उन्होंने डाल दिया। पता चला कि आर स्ट्रेन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ। कि हुआ, यानी कि आर स्ट्रेन पर इसका फर्क पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि बाकी जो डी और
क्या चीज, आरएनए, आरएनए है, डीएनए है ना। तो केवल एक उन्होंने प्रोटीन वाले को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। अब देखा क्या चीज कि आर स्ट्रेन जो है वह एस स्ट्रेन में बदल जाता है। फिर आरएनएज, आरएनएज को भी दूसरा बार डाला, ये तो डाइजेस्ट हो ही गया प्रोटीन। आरएनएज को जब उन्होंने ऐड किया, यानी कि आरएनए जो है जब डाइजेस्ट हो गया तो भी देखा क्या चीज कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही डी यानी कि डीएनएज उन्होंने डाला, डीएनएज नाम का एंजाइम इस कल्चर मीडियम में डाला, तो डीएनए क्या हो गया, खत्म हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और तब इस स्ट्रेन का, आर स्ट्रेन का उन्होंने एनालिसिस किया तो देखा कि अब कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। तो इस दो एक्सपेरिमेंट से एकदम बिल्कुल कंफर्म हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब बच्चे, जिस समय इन्होंने ये बात कही, ये सारे के सारे लोगों को ये कन्विंस, बायो केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने भी लोग थे उनको ये पूरी तरह से बात को कन्विंस नहीं कर पाए। तब फिर भी जब बात सभी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए तो अब अगला 1952 में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया हार्सी और चेस के द्वारा। और हार्सी और चेस ने अब बिल्कुल इन बातों को कंफर्म कर दिया कि नहीं, डीएनए ही क्या चीज है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके एक्सपेरिमेंट को अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब हार्सी एंड मार्था चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो 1952 में पूरी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को के माध्यम से प्रूफ कर दिए कि नहीं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उनकी बातों को और अगले तरह से कैसे ये प्रूफ करते हैं देखिए। उन्होंने वर्क किया अब एक ऐसे वायरस पर जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ऐसे वायरसेस को हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियोफाजेस करते हैं, इनको बैक्टीरियोफाज करते हैं। तो उन इन्फेक्शन उन्होंने कराया, यानी कि एक बैक्टीरिया को, यानी वो बैक्टीरिया कौन था, ई कोलाई था, इशेरिचिया कोलाई, और इस बैक्टीरियोफाज को एक साथ उन्होंने कल्चर कराया। तो उन्होंने पाया क्या चीज कि बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरिया से अटैच्ड होता है, और वायरस के जो इस बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। और अंदर चले जाने के बाद और बैक्टीरिया भी देखिए, बैक्टीरिया उस जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल की तरफ से ट्रीट करता है और उससे बहुत सारे प्रोजेनी वायरसेस जो है तैयार करते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर में ढेर सारे वायरसेस जो हैं रेडी हो जाते हैं, बन करके तैयार हो जाते हैं। अब इस चीज का उन्होंने और फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हार्सी और चेस ने क्या किया एक्सपेरिमेंट के साथ और आगे कैसे बढ़ाया। तो उन्होंने इन बैक्टीरियोफाज को दो अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। एक कल्चर मीडियम उन्होंने ऐसा तैयार किया जिसमें उन्होंने फास्फोरस को रेडियो एक्टिव बनाया। फास्फोरस को रेडियो एक्टिव यानी कि P32। फास्फोरस को रेडियो एक्टिव बनाने का मतलब क्या चीज था, मतलब उनको था कि डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाना। यानी कि फॉस्फेट, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या चीज का बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, और न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज है, फॉस्फेट है।
शुगर है और नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक, तो वह फॉस्फेट के चलते डीएनए कैसा हो जा रहा है, रेडियो एक्टिव हो जा रहा है। तो कंटेंट ये क्या हो गया, फॉस्फोरस जो कल्चर मीडियम में जो रेडियो एक्टिव उन्होंने डाला था, इसके चलते ये डीएनए इसको कंटेन कर दिया, कंटेन्ड बाई डीएनए। अब इस डीएनए को उन्होंने इस्चेरिचिया कोलाई को क्या किया, इन्फेक्ट कराया। इन्फेक्ट कराया तो पाया क्या चीज कि उस इस्चेरिचिया कोलाई के सेल में जो भी नए प्रोजेनी वायरसेस बन रहे हैं, उनमें सब के सब डीएनए कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। अर्थात इनफेक्ट ई कोलाई तो क्या मिला, रेडियो वायरसेस विथ या प्रोजेनी वायरसेस विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक, इस पे मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या चीज आगे और कंक्लूड करेंगे। लेकिन अब ये दूसरा वायरस कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, यानी कि यही बैक्टीरियोफाज को, ये फ्रेश बैक्टीरियोफाज को लेते हैं और उनको एक अलग तरह के कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, जहां की सल्फर को उन्होंने क्या कराया, रेडियो एक्टिव कराया। तो सल्फर क्या चीज में मिलेगा भाई, सल्फर मिलेगा क्या चीज, प्रोटीन में। क्योंकि वायरस जो है बैक्टीरियोफाज में दो ही पार्ट है, एक प्रोटीन कोड और दूसरा अंदर में उसका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो दोनों को अलग अलग उन्होंने रेडियो एक्टिव करके देखा कि कौन सा चीज आगे पास हो रहा है, डीएनए पास हो रहा है बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल के अंदर में डीएनए जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा, उन्होंने अलग अलग, एक बार रेडियो एक्टिव बनाया क्या चीज, डीएनए बनाया, और दूसरी बार अब का क्या बनाएंगे, वो प्रोटीन को बनाएंगे। अर्थात कि ये सल्फर जो होता है प्रोटीन के द्वारा जो है कंटेन किया जाता है, कंटेन्ड बाई सल्फर। ठीक, और जब इनको इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट ई कोलाई, तो नो वायरसेस, नो प्रोजेनी वायरसेस were found radioactive। अब यहां स्पष्ट हो गई कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि प्रोटीन नहीं जाता है आगे, प्रोटीन नहीं जाता है, जाता कौन है, डीएनए जाता है। तो इससे पता चल गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। थोड़ा सा इसका फिगर हम डिस्प्ले करा देते हैं, होगा, दिख रहा होगा फिगर, और ऐसे आपको बता देते हैं कि बैक्टीरियल सेल, अगर सपोज कर लीजिए कि ये है बैक्टीरियल सेल, इसको इन्फेक्ट कराया गया होगा, ये है बैक्टीरियोफाज, इनके अंदर में ये जेनेटिक मटेरियल। तो जब बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट किया तो क्या चीज मिला इनमें, अर्थात ये कह लें हम लोग, ये बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक, बैक्टीरियल जीनोम, और ये वायरल जीनोम जो है इसके अंदर आता है, और इसके साथ इंटीग्रेट हो करके जो नया वायरस जो इसमें तैयार होते हैं,
अर्थात इसके अंदर में ये पूरा, पहले तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इसके चलते ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इसके अंदर में ढेर सारे जो हैं क्या बनेंगे, नए नए वायरसेस बनेंगे, नए नए वायरसेस बनेंगे। और इनके अंदर में यही जेनेटिक मटेरियल जो कि रेडियो एक्टिव था वह मिला बच्चों। तो इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज की होनी जरूरी है। डीएनए प्रॉपर्टीज, जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए चार कम से कम ये जनरल प्रॉपर्टीज होने बड़ी जरूरी है। वो पहला क्या चीज कि वह जेनेटिक मटेरियल हो जो कि अपना रेप्लिका तैयार कर सके, अपनी कॉपी जो है एक कॉपी तैयार कर सके, तभी तो अगले जनरेशन तक पास करेगा। दूसरी चीज कि वह केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल कंपाउंड हो, अदरवाइज हमारे नेक्स्ट जनरेशन में इतना चेंजिंग अगर ज्यादा हो जाए, अनस्टेबल होगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अधिक चेंज मिलेंगे। इसलिए केमिकली और स्ट्रक्चरली उसको एक स्टेबल कंपाउंड का होना बड़ी जरूरी है। तीसरी बात का है कि हाँ उसमें चेंजिंग हो लेकिन स्लो, तभी तो म्यूटेशन होगा, तभी तो इवोल्यूशन बढ़ होगा, नई नई और स्पेसीज आएंगे एग्जिस्टेंस में। तो चेंजिंग होना चाहिए लेकिन वह स्लो होना चाहिए, जिससे कि इवोल्यूशन हो, नई नई स्पेसीज जो हैं आते रहें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप जानते हैं, तो कब आएगा, जब उस पर वेरिएशन आएगा। और चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि वह अपने आप को एक्सप्रेस करे एज पर मेंडेलियन कैरेक्टर्स, एज पर मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों में से हमारे सामने ये तीन है, तीन खिलाड़ी हैं ये, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इसमें से तीनों इन चारों के ऊपर कितना खरा उतरते हैं। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि रेप्लिका तैयार करने की बात, तो डीएनए जो है अपनी रेप्लिका तैयार कर लेता है, अपनी रेप्लिका ये तैयार कर लेता है, मतलब इस कसौटी पर ये खरा उतरता है। दूसरी चीज, आरएनए भी अपना रेप्लिका तैयार करता है, तो ये भी खरा उतर गया, लेकिन यही प्रोटीन वहां पर फेल कर जाता है, ये अपनी रेप्लिका तैयार नहीं कर पाता है। इसलिए प्रोटीन यानी पहला कसौटी पर प्रोटीन फेल कर गया। दूसरा चीज कि ये स्टेबिलिटी क्या चीज है, तो डीएनए एक स्टेबल कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है ये स्टेबल? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड, जिसके चलते ये स्टेबल होगा। दूसरा चीज कि इसमें एक थाइमिन, थाइमिन जो होता है इस डीएनए को मोर स्टेबल बनाता है, मोर स्टेबल, जबकि ये क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए, फ्री नहीं है, इसीलिए इनमें स्टेबिलिटी क्या चीज है, काफी हाई है। ये अकेला स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंड का है, इसलिए इसमें चांसेस ज्यादा बनते हैं इनकी
अनस्टेबिलिटी की इनमें चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज होने की कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि थाइमिन के जगह पर यूरासिल होता है, यूरासिल मेक इट मोर अनस्टेबल। ठीक, अब रह गई बात कि ये स्टेबिलिटी की इधर तो बात आप कीजिए मत, यहीं से खत्म हो गया। ये क्या स्टेबिलिटी होगी इसकी? म्यूटेशन, म्यूटेशन करने की, जी हाँ ये ठीक है, म्यूटेट कर सकता है, ये भी म्यूटेट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट म्यूटेट कर सकता है। ये म्यूटेट करने में क्या चीज है, बहुत ही फास्ट है, और ये म्यूटेट करने में क्या चीज है, काफी स्लो है। अब चलिए कि अपने एक्सप्रेशन ये कैसे देते हैं। एक्सप्रेस हम लोगों ने बात किया था ना कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए क्या चीज पर डिपेंडेंट होता है, आरएनए पर, डिपेंड्स अपॉन आरएनए, क्योंकि आरएनए से ही क्या बनता है, ये प्रोटीन्स बनते हैं। यानी वट एवर द इंफॉर्मेशंस आर कोडेड ऑन आरएनए दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये आप जेनेटिक कोड में भी पढ़े होंगे, उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ये आरएनए पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये डिपेंडेंट है, जबकि ये आरएनए क्या चीज है, सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि पूरी मशीनरी जो है इसके पास है। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों की कसौटी पर ये दो ही आगे बढ़ रहे थे। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन यही हमारी हो सकती है कि डीएनए और आरएनए जो है दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा प्रीफर्ड किसकी होती है, यानी नेचर के द्वारा प्रीफर किसको किया गया, हमारे आपके प्रीफर करने से नहीं होगा, नेचर किसको प्रीफर किया, डीएनए को प्रीफर किया। आरएनए जो होते हैं बहुत कम ऐसे वायरसेस होते हैं जिसको रेट्रो वायरस होते हैं, उनमें ये जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अभी आपने पाया था कोविड वायरस जो था, वो कैसा वायरस था, रेट्रो वायरस था। इसलिए उसको के लिए जो है ना क्या कहा जा सकता है कि तुरंत वैक्सीन बनाना बड़ा कठिन था, उसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन था। एक बार आपने उसको क्या किया, कंट्रोल करने की कोशिश किया, वो अपना रूप चेंज कर लेता था, यानी कि फ्रीक्वेंट उसमें जो है चेंजिंग होते थे, अनस्टेबल था। इसलिए उसको तेजी से कंट्रोल करने में काफी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। तो ये इस तरह की बातें बच्चे, जिससे हम लोग पूरी तरह से कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रीफर्ड बाय द नेचर। अब हम लोग अगली बात करेंगे कि इनकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपको इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अगले सीरीज में बात करते हैं। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग हर रोज जो है कोशिश करने, बीच में कुछ छूट गया, हम लोग हर स्टेप में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से आते हैं, ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है जो कि एग्जाम में उनकी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो हमें आशा नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आप सारी वीडियो को देखें और बहुत अच्छे अंकों से पास हों अपने एग्जाम में। तब तक के लिए